वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो हमको पढ़ना है बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं कि क्या टॉपिक का नाम है। बल्किंग ऑफ सैंड। देखिए, बल्क का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हम मतलब जानना चाहते हैं कि बल्क का मतलब क्या होता है। ठीक है, बल्क का आपका मतलब क्या होता है। ठीक है, बल्क मतलब कोई भी चीज ज्यादा हो जाना। ठीक है, बल्क का मतलब क्या होता है, ज्यादा ना। तो बल्किंग ऑफ सैंड, तो बल्किंग ऑफ सैंड देखिए बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि देखिए पानी जैसे हम सैंड के बेसिस पे, जैसे हमारा एक होता है ड्राई सैंड, एक होता है मॉइस्ट सैंड। ठीक है, जैसे सैंड कोई है, अगर हम कहीं पे सैंड ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं, ठीक है, तो शुरू में तो ड्राई रहता है, बिल्कुल सूखा हुआ रहता है। पर कुछ देर बाद या कुछ टाइम बीतने के बाद, कुछ दिन बीतने के बाद वो मॉइस्चर से क्या ले लेता है आपका, मॉइस्चर से क्या करता है, मॉइस्चर उसमें आ जाता है। तो मॉइस्चर की वजह से क्या हो जाता है, उसका उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज कर जाता है। उसका वॉल्यूम हमारा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक, एज कंपेयर टू उसको ड्राई वॉल्यूम, एज कंपेयर टू ड्राई वॉल्यूम उसका वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। एक होता क्या है कि इसमें एक वाटर की फिल्म बन जाती है अराउंड द सैंड, वाटर की एक फिल्म बन जाती है। वो एक निश्चित लेवल तक क्या होता है, एक सर्टेन लेवल तक जाता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। फिर वो जो वाइड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, वो वाइड्स क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि गुब्बारा जो होता है, बैलून जो होता है हमारा, हम बैलून एक लिमिट तक फुलाते हैं, उसमें पंपिंग करते हैं, हवा बढ़ता है, फिर एक उसकी लिमिटेशन होती है, उसको क्या होता है, वो ब्लास्ट कर जाता है या ब्रस्ट कर जाता है। ठीक है, तो वो फूट जाता है। तो उसी तरह इसमें भी होता है कि एक थिन फिल्म बनती है चारों तरफ, उसकी एक लेवल तक वो बनती है। फिर जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ता जाता है वो फिल्म क्या होता है, टूट जाती है। तो वो वाटर की जो फिल्म टूटती है तो फिर वो क्या होता है, सैंड में इनबिल्ट हो जाती है। तो सैंड क्या होता है, मॉइस्ट हो जाता है, आपको उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड मतलब। ठीक है, सैंड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, moist sand have more volume, इसको हम थ्योरम थोड़ा लिख लें, moist sand have more volume, moist sand have more volume as compared to dry volume। ठीक है, as compared to dry sand, this is called bulking of सैंड। इसको हम लोग क्या करते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, वही चीज मैंने बताई थी कि वो वाइट्स बना लेता है, ठीक है, वाटर का। तो उसको क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करने लगता है। तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है, उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने लगता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हमारा करने लगता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। ठीक, ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद ये एक मैंने लैंग्वेज लिखी है, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। इट इज कास्ट बाय ए थिन फिल्म ऑफ वाटर सराउंडिंग इट देयर बाय इंक्रीजिंग द वॉइड। मैंने क्या बोला, वो जो हमारा एक मॉइस्ट सैंड, जो ड्राई सैंड होता है, उसके बाहर क्या हो जाता है, एक वाटर फिल्म बन जाती है, एक वाटर फिल्म बन जाती है देयर बाय इंक्रीजिंग द वॉइड्स। तो उसमें क्या होता है, वॉइड्स हमारा क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, वॉइड्स हमारे इंक्रीज कर जाते हैं। फिर द वॉल्यूम ऑफ सैंड गोज ऑन इंक्रीजिंग, सैंड का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता जाएगा, गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट अप टू सर्टेन लिमिट। जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा सैंड का वॉल्यूम क्या होगा, हमारा बढ़ता जाएगा। पर इसका एक लिमिट है, जैसे मैंने गुब्बारे का आपको एग्जांपल दिया, बैलून का, उसका भी एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद क्या होता है, डिक्रीमेंट होने लगता है। एक लिमिट के बाद क्या होता है, उसका डिक्रीमेंट होने लगता है। तो फाइनल होता क्या है, फर्दर इंक्रीज इन द मॉइस्चर, मतलब एक सर्टेन लिमिट का अगर मॉइस्चर बढ़ता है तो डिक्रीज द वॉल्यूम, डिक्रीज
the volume, and finally about 10 to 20% of the moisture contain the sand. तो मतलब जो ड्राई सैंड होता है वो 10 से 20% क्या कर देता है, मॉइस्चर को कंटेन कर लेता है एज कंपेयर टू ड्राई सैंड, एज कंपेयर टू ड्राई सैंड। तो यही पूरे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कि बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड से हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा सैंड का वॉल्यूम है इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज क्यों करता है उसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता भी दिया और यहाँ पे लिखवा भी दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया और नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए आई होप आप लोग जल्दी जल्दी नोट करिए इसको। चलिए ठीक है, तो ये हमारा एक बल्किंग ऑफ सैंड हो गया, ये एग्रीगेट्स में आता है। अब एग्रीगेट में एक आता है जो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, एग्रीगेट्स में वो हम लोग पढ़ेंगे फ्लैकीनेस इंडेक्स। फ्लैकीनेस इंडेक्स जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, एलोंगेटेड एग्रीगेट की साइज को पढ़ चुके हैं ना, एलोंगेटेड फ्लैकीनेस हम लोग उसके शेप में पढ़ चुके हैं। लेकिन इंडेक्स क्या कहता है, फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या होता है वो आपको बताना जरूरी है। फ्लैकीनेस इंडेक्स, ठीक है, हेडिंग डालिए फ्लैकीनेस इंडेक्स। एक पार्टिकल को हम फ्लैकी कब बोलते हैं, जब उसका मीन डायमेंशन, आपका एक पार्टिकल का थिकनेस अपने 0.6 टाइम द मीन डायमेंशन से कम हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लैकीनेस इंडेक्स। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पार्टिकल इज सेड टू बी फ्लैकी। लिखिए, लिख लीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। ए पार्टिकल इज सेड टू बी फ्लैकी, a particle is said to be flaky when its thickness is less than, when its thickness is less than 0.6 times, when its thickness is less than, बताइए 0.6 टाइम्स क्या होता है, 0.6 टाइम्स the mean dimension, the mean, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 0.6 टाइम्स हम लोग क्या बोल सकते थे, 3/5। आप इसको जब पॉइंट्स में चेंज करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, आपको चेक करके देख लीजिए इसको आप। 0.6 टाइम द मीन साइज बोल सकते हैं, डायमेंशन या साइज, फ्रैक्शन टू विच पार्टिकल बिलोंग्स। ठीक, ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी जो मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन ये तो सिर्फ डेफिनेशन हो गई, लेकिन अगर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स रखे हो तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये पार्टिकल फ्लैकी में आएगा या एलोंगेटेड में आएगा, ये कैसे हम जानेंगे। ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन हो गई कि a particle is said to be flaky when its thickness is less than 0.6 times the mean dimension or mean size fraction to which particle belongs। जिस पार्टिकल से बिलोंग करता है उसके 3/5 डायमेंशन से उसकी थिकनेस कम होनी चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग, ठीक है, इसको एक हम एग्जांपल के तौर पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर उस एग्जांपल की मैं लैंग्वेज भी लिखाऊंगा आपको।
अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे उसका मीन साइज और एवरेज साइज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलिए अब समझने की कोशिश करिए उसको। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमारा सीव एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये ऊपर की सीव हमारी कितने की है, 20 mm माइक्रोन से इसमें पास कर जाएगा, ठीक है, तो छेद लगी 20, ठीक है, और ये हमारी 16 माइक्रोन की सीव है, ठीक है। हमारे पास कुछ मिक्स एग्रीगेट हैं, हमारे पास कुछ मिक्स एग्रीगेट हैं, ठीक है, ये माने कुछ मिक्स एग्रीगेट है, हमको नहीं पता क्या साइज है इसका, ठीक है, हमको ये नहीं पता इसका साइज क्या है, ठीक। इस एग्रीगेट को जब यहां पे लाएंगे हम, इस सब एग्रीगेट को हम यहां पे लाएंगे, ठीक है, सपोज दैट, तो जो 20 या 20 से कम वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, पास कर जाएंगे, ठीक है। 20 मान हम लोग 20 mm का एग्रीगेट लेके चल रहे हैं, मान लीजिए 20 से, ये जो एग्रीगेट का साइज है इसमें 20 से लेकर और पता नहीं कितने के बीच में हमको नहीं पता है, मतलब 20 से ज्यादा नहीं है, ये कंफर्म है, इसमें एग्रीगेट में 20 से ज्यादा नहीं है, हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ठीक। इसमें 20 mm साइज से कम के ही एग्रीगेट हैं या 20 mm का है, उससे ज्यादा नहीं है। अब इसमें हमको मीन साइज निकालना हो तो क्या हुआ, और हमने मान लिया कि हमारे पास दो सीव एनालिसिस है, एक 20 माइक्रोन की, एक 16 माइक्रोन की, ठीक, तो 20 mm का एग्रीगेट यहां से पास कर जाएगा, ठीक है, 20 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm में पास कर जाएगा, पर यहाँ पे 16 वाले पे आके रिटेन हो जाएगा, 16 mm वाले पे आके रिटेन हो जाएगा, ठीक। जब इस पे ये रिटेन हो जाएगा तो इसका पार्टिकल का मीन साइज हमारा क्या हो गया, तो हमको ये पता चला जब हमने दो सीप्स लगाई हैं 20 और 16 की, तो इसका मीन साइज क्या हो गया, 20 + 16/2, ठीक। ये कितना हो गया, 20 + 36, 36/2, दिस इज 18 mm, ये इसका मीन साइज हो गया, ठीक है। ये भी सिर्फ मीन साइज निकला है, ये भी हम नहीं बता सकते कि फ्लैकी है कि नहीं बताया, लेकिन फ्लैकी उसको कब कहेंगे कि 1 पॉइंट कितना है, सॉरी 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन, 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन, ठीक है। 0.6 मीन डायमेंशन हमारा कितना आया, मीन डायमेंशन हमारा 18 आया, मीन डायमेंशन हमारा कितना आया, 18 आया। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10.8 mm, ठीक है। जो फ्लैकिनेक्स से मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया था उसको हमने एक न्यूमेरिकल फॉर्म में बताया, तो वो आ गया 10.8, ठीक है। तो अब फ्लैकिनेस किसको कहेंगे, इफ वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट, इफ वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट लेस देन 10.8 mm, लेस देन 10.8 mm, 10.8 mm से जो लेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैकी इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। फ्लैकीनेक्स वो फ्लैकी मटेरियल हो जाएगा आपका, वो फ्लैकी, उसको कंसीडर हम क्या करेंगे, फ्लैकी करेंगे, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास सैंपल्स ऑफ एग्रीगेट रहेंगे, सैंपल्स ऑफ एग्रीगेट रहेंगे तो किस साइज को हम लोग फ्लैकी बोलेंगे, किस साइज को हम लोग फ्लैकी बोलेंगे। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं आपको कि क्या है ये। देखिए फ्लैकी एग्रीगेट हम किसको बोलेंगे, फ्लैकी एग्रीगेट हम किसको, हम कैसे देख के बता देंगे कि दिस इज फ्लैकी, दिस इज नॉट फ्लैकी, ठीक है, ये कैसे हम बताएंगे। हमने एक एग्जांपल लिया, 20 mm का सीव यहाँ पे लगाया और यहाँ पे 16 mm का सीव लगाया, या कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे जो हमारे पास एग्रीगेट है वो 20 का है या 20 से नीचे का है, ठीक है। 20 और 16 के बीच में मान लीजिए ये एग्रीगेट का हमारा साइज है, ठीक है, 20 से 17 के बीच साइज मान लीजिए, ठीक। तो जब हम यहाँ पे एग्रीगेट करेंगे तो ये 20 से वाले सब क्षण नीचे आ जाएंगे और 16 पे आके रिटेन हो जाएंगे, 16 mm पे आकर रिटेन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसका साइज उतना बड़ा नहीं है जिससे ये पास कर जाए। तो अब इसका मीन डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ जितने एग्रीगेट आएंगे उसका मीन डायमेंशन कैसे निकालेंगे, दो चीजें हमको पता है और मैंने आपको बोल दिया उसका मीन निकालिए, तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गई आपने जो कि अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, 20 mm + 16 mm डिवाइड बाई 2,
दिस कम्स आउट 18 mm, यानी जो हमारा मीन डायमेंशन आ गया वो कितना आ गया 18 mm आ गया हमारा। एक चीज क्लियर हो गई। लेकिन फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या बोलता है, या फ्लैकी मटेरियल कब उसको कंसीडर करते हैं हम, जब उसकी थिकनेस 0.6 टाइम्स इनटू मीन डायमेंशन से कम हो, यही ना होता है, तभी तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैकी मटेरियल। तो 0.6 हमारा ये हो गया, और मीन डायमेंशन में कितना आ गया 18 आ गया, ये कितना आ गया 10.8 mm, यानी 10.8 mm से जिसकी थिकनेस कम होगी उस पूरे पार्टिकल में या पार्टिकल साइज में उसकी थिकनेस कम होगी, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, फ्लैकी मटेरियल या फ्लैकी एग्रीगेट, उसको हम कंसीडर करेंगे। क्लियर? मैं इसको एक लैंग्वेज में लिखा देता हूं आपको। मैं इसको एक लैंग्वेज में लिखा देता हूं आपको, तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, वहां तक मैंने लिखा दिया था, फिर लिखिए। A 20 mm aggregate size passes through a 20 mm aggregate size passes through a 20 mm aggregate size passes through 20 mm sieve and retained on 16 mm sieve and retained on 16 mm sieve. Hence the average size of aggregate. Hence average size of aggregate क्या हो जाएगा एवरेज साइज? एवरेज साइज क्या हो जाएगा 20 plus 16 by 2, it comes out 18 mm. It comes out 18 mm. The limiting thickness of flackiness is, लिमिटिंग थिकनेस क्या होती है बताइए, 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन। तो मीन कितना है 18, तो इट कम्स आउट 10.8 mm। इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, 10.8 आ रहा है ये, जो मैंने अभी मैथमेटिकल अप्रोच आपको बताया उसी का मैं थ्योरेटिकल उसको लिखवा के आपको समझा रहा हूं। तो फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या बना, फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या बना, हम क्या लिख सकते हैं फ्लैकीनेस के बारे में, अगर हमने 20 और 16 को एग्जांपल अपना लिया तो क्या लिख सकते हैं, फाइनल में लिख सकते हैं hence if one of the dimension, hence if one of the dimension, hence if one of the dimension of the aggregate is less than 10.8 mm, 10.8 mm, it is considered flaky, it is considered flaky। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, आई होप आपको फ्लैकी नेक्स्ट इंडेक्स आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लैकीनेस इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो भी लिख लीजिए, फ्लैकीनेस इंडेक्स हम निकालते कैसे हैं, क्या होता है, वेट ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू द गेज, वेट ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू गेज डिवाइड बाय वेट ऑफ द सैंपल, टोटल उस वेट का क्या सैंपल है, वेट ऑफ द
सैंपल। इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फ्लैकीनेस इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फ्लैकीनेस इंडेक्स। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लैकीनेस इंडेक्स। चलिए, तो आई होप आपको फ्लैकीनेस इंडेक्स समझ में आ गया होगा। अब अगला है हमारा एलोंगेटेड इंडेक्स। नेक्स्ट इज एलोंगेटेड इंडेक्स। ठीक, एलोंगेटेड इंडेक्स। अब इसमें क्या ए पार्टिकल इज सेड टू बी एलोंगेटेड। एलोंगेटेड उसको कब कहा जाता है कि जब उसका कोई भी एक डायमेंशन, वन ऑफ इट्स डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन। क्या? 1.8 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन। यहां ग्रेटर होना चाहिए, फ्लैकी में लेस होना चाहिए था, और यहां पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए उसका डायमेंशन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोंगेटेड। ठीक, फिर वही पुराना एग्जांपल कि एक 20 mm का एग्रीगेट है जिसको कि हम पास कराते हैं, तो 20 mm से पास हो जाता है वो, और 16 mm पे रिटेन हो जाता है। तो इससे हमको क्या मतलब समझ में आता है, मानिए कोई एक पर्टिकुलर साइज का एग्रीगेट है हमारे पास, वी डोंट नो कि किस साइज का है, वो किस साइज का है। अगर उसको हम 20 mm की सीप से पास कराते हैं और वो पास कर जाता है, ठीक, और 16 mm पे रिटेन कर जाता है, तो अगर हमसे ये बोला जाए कि आप उसका मीन डायमेंशन निकालिए, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा, 20 + 16 डिवाइड बाई 2 कि उस मीन डायमेंशन का होगा। ठीक, तो ये हमारा मीन डायमेंशन हो गया। वही कितना हो जाएगा, 20 + 36, 36 डिवाइड 2 18 mm। ठीक, ये मैं पुराना एग्जांपल ले रहा हूं फ्लैकी वाला, एलोंगेटेड को समझाने के लिए। ठीक, पर एलोंगेशन इंडेक्स क्या कहता है, एलोंगेशन क्या कहता है, एलोंगेटेड इंडेक्स, एलोंगेटेड हम एग्रीगेट किसको कहते हैं, उसको कहते हैं कि जिसका कोई भी एक डायमेंशन, एक एग्रीगेट को हम एलोंगेटेड तब कहते हैं जब उसका कोई भी एक डायमेंशन, एनी वन ऑफ इट्स डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन। ठीक, तो 1.8 मीन डायमेंशन हमारा कितना आया, 18। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके जल्दी बताइए हमको। यह आ जाएगा 32.4 mm, 32.4 mm। ठीक है, ठीक। अब हम उस एग्रीगेट को, किसी भी एग्रीगेट को एलोंगेटेड कब कहेंगे कि कुछ उसका एक भी डायमेंशन, एनी वन ऑफ इट्स डायमेंशन इज ग्रेटर देन 32.4, इट इज कंसीडर्ड एज elongated aggregate। इट इज कंसीडर्ड एज elongated aggregate। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एलोंगेशन इंडेक्स का फॉर्मूला वही होता है, वेट ऑफ द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द सीप डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ द सैंपल। जो सैंपल का हम टोटल वेट ले रहे हैं वो वहां कंसीडर कर लेंगे। ठीक, तो आई होप आपको अगर बता दिया जाए कि कैसे आप एलोंगेटेड एग्रीगेट बताएंगे साइज देखकर, या उसका पार्टिकल को कैसे बताएंगे कि वो एलोंगेटेड है, कैसे बताएंगे फ्लैकी है, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया बल्किंग ऑफ सैंड हमने डिस्कस किया। आज हमने दूसरा डिस्कस किया कि फ्लैकीनेस इंडेक्स कैसे निकलता है। तो सबसे पहले फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालने के लिए हमने आपको ये बताया कि आप कैसे ये देख के बताएंगे कि फ्लैकी एग्रीगेट है। तो फ्लैकी एग्रीगेट कैसे होता है, जब उसका 20 और 16 का जब हमने एग्जांपल लिया तो उसका कोई भी एक डायमेंशन 10.4 था शायद, दिस इज 10.8 से अगर कम होगा तो वो आपका फ्लैकी हो जाएगा। देखिए अब ये जो 32.4 है ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने एग्जांपल 20 और 16 एग्रीगेट का लिया है। जब एग्रीगेट साइज अपना बढ़ेगा तो वो ऐसे ही वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं जस्ट एग्जांपल लेके आपको समझाया है। ठीक है,
कि इतने सारे से एग्रीगेट रहेंगे तो कब हम एलोंगेटेड कहेंगे, कब उसको फ्लैकी कहेंगे। ठीक ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए तो मेरे ख्याल से इतना ही रहेगा। अब मैं आपको कल का एक दो टॉपिक बता देता हूँ, जो कल मैं डिस्कशन करूंगा आपसे, ठीक है, जिसको आगे पढ़ाऊंगा। हमने एक चीज अभी, जैसे देखिए क्या है कि ये मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, कि जो टॉपिक आता जा रहा है मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो बीच में कोई ऐसा टॉपिक छूटेगा तो मैं उसको आगे कवर कर लूंगा, ठीक है। तो हमको स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट पढ़ना है अगला, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, कि एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को हम कैसे कंसीडर करेंगे, एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है कि नहीं है, इसको हम किस सरफेस पे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एग्रीगेट हम कहीं पे उठाएं और कहीं पे यूज कर ले, नहीं, उसका पहले एक टेस्ट होता है, उसकी एक लिमिटेड वैल्यू होती है कि उसकी क्रशिंग वैल्यू, उसकी इम्पैक्ट वैल्यू ये आनी चाहिए, तब उस एग्रीगेट को हम रोड में यूज करेंगे या बियरिंग सरफेस पे यूज करेंगे या नॉन बियरिंग सरफेस पे यूज करेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए 3 टेस्ट को हमको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। मैं इसकी वैल्यूज आपको बताऊंगा, 3 टेस्ट के बारे में हमको पढ़ना है जनरली, ठीक है। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, और एक होता है 10% फाइनर वैल्यू। ये 3 टेस्ट हमको जानना है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्रशिंग टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट या 10% फाइनर टेस्ट। ये तीनों टेस्ट करने पड़ेंगे हमको, तो हम एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। जब तीनों टेस्ट करेंगे तो हम अपने कंक्रीट में बियरिंग सरफेस पे कहाँ कौन सा एग्रीगेट लगाएंगे, नॉन बियरिंग सरफेस पे कहाँ एग्रीगेट। बियरिंग सरफेस वो होता है, समझ लीजिए कि जैसे रोड में हमारी रोड बनती है, ठीक है, तो एक हमारी मेन लेन होती है, दूसरी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेन होती है जिसपे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता है। तो जिसपे मेन ट्रैफिक फ्लो करता है, जो हमारा मेन ट्रैफिक जिसपे फ्लो करता है, उसको हम लोग बियरिंग सरफेस बोलते हैं। और नॉन बियरिंग सरफेस जिसपे लोड बहुत ज्यादा नहीं आता, उसको नॉन बियरिंग सरफेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जब इन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हमको कंक्रीट में किसी भी कंक्रीट में जो एग्रीगेट उसके उसकी क्रशिंग वैल्यू कितनी आनी चाहिए वो हम बताएंगे, उसकी इम्पैक्ट वैल्यू कितनी आनी चाहिए। अगर उसका 10% फाइनल टेस्ट हम कर रहे हैं तो उसका बियरिंग सरफेस के लिए और नॉन बियरिंग सरफेस के लिए, दोनों के लिए हमको पढ़ना है, बियरिंग एंड नॉन बियरिंग। दिस इज बियरिंग एंड नॉन बियरिंग, ठीक है। इस पे इसकी कितनी वैल्यू आनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वैल्यू अगर हमारे विद इन द आईएस कोड लिमिट नहीं आ रही है, इसका मतलब फिर वो हमारा स्ट्रक्चर फेल करेगा। वो स्ट्रक्चर हमारा अगर वहां यूज करते हैं, जैसे अगर रोड में हम यूज करते हैं और हमारा आईएस कोड को फॉलो नहीं करता है, तो वो सड़क हमारी टूट जाएगी, ठीक है। अपने जो ड्यूरेशन बना है उसका 20 साल 30 साल 50 साल जितने साल के लिए बन रही है, वॉट एवर द ईयर्स, ठीक है, वो उससे पहले क्या कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें हमको पढ़ना है। दूसरा एक टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, एल्की एग्रीगेट रिएक्शन, एल्की एग्रीगेट रिएक्शन, एल्की एग्रीगेट रिएक्शन। ये तीन चीज हम लोग कल पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में AAR बोलते हैं, जनरली इसको कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन AAR, तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्की एग्रीगेट रिएक्शन, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई, दो चीजें हो गई, एक स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट के बारे में, एल्की एग्रीगेट रिएक्शन के बारे में। इन दोनों चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में, ठीक है। ठीक है, तो आप उसको चाहे तो नोट डाउन कर लें यार, रहने दें, ठीक है। ये तो मैं कल पढ़ाऊंगा ही आपको। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो सारा क्लियर होगा, और बाकी जो भी टॉपिक्स हमारे छूट रहे हैं वो वन बाय वन कवर करते जाएंगे, क्योंकि अभी टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स है। एक टॉपिक आपका छूट रहा है अभी, जो कि मैंने देखा था कि टेस्ट ऑन सीमेंट्स। तो टेस्ट ऑन सीमेंट्स का मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो स्पेशली सिर्फ टेस्ट के बारे में होगा। उसको पूरा मैं आपको वन बाय वन स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैसे आप अपने लेबोरेटरी में करते हैं उसको, ठीक है। तो उसका एक वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, थोड़ा सा उसका टाइम ज़्यादा जाएगा, तो मैं उसको आपको जल्दी वो वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा उसके बारे में, टेस्ट ऑफ सीमेंट्स के
पूरा मैं एक दिन में पूरे टेस्ट खत्म करूँगा, और वो काफ़ी थोड़ा देर का लेक्चर होगा हमारा, काफ़ी लंबा लेक्चर हो सकता है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।